जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज मैं आपको अब स्टार्ट करने वाला हूँ आपकी क्लास इतिहास। जी हाँ, बोले तो हिस्ट्री। दोस्तों क्या होता है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल में कभी कभी आपने देखा होगा कि या तो हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन आए होंगे, या फिर आते हैं 5-6 या फिर 7-8, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने भी दे सकते हैं, उनके ऊपर है कि पैटर्न में वो कितने हिस्ट्री के देते हैं क्वेश्चन। किसी किसी शिफ्ट में वो 8 भी दे देंगे, तो किसी में 7, किसी में 6, या हो सकता है किसी की शिफ्ट में 2-3 फिर 2-3। उनके ऊपर है कि वो किस तरह से हिस्ट्री के क्वेश्चन देते हैं। क्या वो हिस्ट्री के 4 से 8 क्वेश्चन देते हैं, या 4 देते हैं, या 6 या 7 या 8। तो यानी कि इसकी लिमिट है कुल मिला के मेरे हिसाब से कि अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है तो अधिकतम 8 क्वेश्चन आ सकते हैं और न्यूनतम 4 क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में। अगर भाई पेट की बात करें तो पेट में भी हिस्ट्री काफी देखने को मिलती है, जो मैंने टॉपिक कराए वो भी पेट में आने वाले हैं। यानी कि एसएससी जीडी से लेके ये 3 वैकेंसी ऐसी है जिनकी सेम कुल मिला के देखा जाए सेम सिलेबस है, और सेम हर जगह इतिहास के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और लेकिन मैं आपको इतिहास वो नहीं पढ़ाऊंगा रट्टा वाला, बिल्कुल पूरा पूरा डिटेल में लिखो ये सब, ना ना ना। वन लाइनर लिखाऊंगा, आपको बस याद भी करवाऊंगा। वन लाइनर ही क्वेश्चन आता है, ना कि पूरा इतिहास कि रामायण जैसा नहीं कि पूरा रामायण जैसा याद कर लो, ऐसा नहीं है। वन लाइनर में जो बताऊंगा बस वो कवर करते जाना, याद करते जाना, लिखते जाना अच्छे से। कहीं भी फेल नहीं होगे, एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री का छूटेगा नहीं। आप सभी को पता है हिस्ट्री इतना बड़ा एक है कि अगर इसको चाहूं मैं 2-3 महीने में समाप्त हो, लेकिन मैं आपको 2-3 महीने में कुछ ही क्लासों में इसको मैं समाप्त करूंगा, करा दूंगा, लेकिन पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो हो सकता है क्लासेस थोड़ी ज्यादा चल जाएं, लेकिन टेंशन ना लो, आप लोगों को 100% जब तक आज़ादी नहीं मिल जाएगी, यानी कि 1000 ईसा पूर्व पहले से, और आपको इतिहास मतलब कि जहां आपको वो मिल जाए आज़ादी के बाद, वहां तक हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। टेंशन ना लो, आप लोग बस देखते रहना किस तरह से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से बनता है हिस्ट्री के, सब लोग ये जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि इतिहास इतिहास के जनक किसे कहते हैं। इतिहास के जनक, अब इतिहास के जनक किसे कहते हैं, क्वेश्चन पहला यही बनता है, ठीक है ना। इतिहास के जनक तो वो है हेरोडोटस। हेरोडेटस, जिसको नाम ना हो हेरोडोटस, हेरोडोटस, ठीक है ना। हेरोडोटस, हेरोडोटस, ये चीज याद कर लो, क्वेश्चन फंसता है। जब भी पूछेगा डायरेक्ट तो इतिहास के जनक पूछेगा, इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस, ठीक है ना। कंफर्म हुआ, इतिहास के जनक हेरोडोटस, आज से याद कर लो, आज के बाद आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल। अगर इसको पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, कोई फायदा नहीं होगा मेरे हिसाब से। आप सभी लोग जान रहे होगे कि इतिहास में क्या है, कुछ भी नहीं है इतिहास में। अगर सही से पढ़ने वाला देखो, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सभी के लिए पता होगा। 3 ही चलने वाले हैं, लेकिन इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता कि पुरा पाषाण काल कब से कब, नव पाषाण काल कब से कब, ऐसा कुछ नहीं है। तो वन लाइनर पढ़ो, आप सभी को पता है कहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। जो क्वेश्चन फंसने वाले हैं मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, ना कि पूरे हिस्ट्री की जो मैं आपको समझाऊं। अब सबसे पहले आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि आग का आविष्कार, आग का आविष्कार। अब वो क्वेश्चन पूछेगा कि आग का आविष्कार, कि आग का आविष्कार किस किस काल में हुआ। आग का आविष्कार तो पुरा पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल, ठीक है ना। पुरा पाषाण काल में क्या हुआ, आग का आविष्कार। आग का कहाँ हुआ, पुरा पाषाण काल। अब आपको इसको याद कैसा करोगे, जब भूल जाओगे ना, नव पाषाण का, पुरा पाषाण का, मध्य पाषाण का, तब याद आप ऐसे करना कि पुरा। अधिकतर लोग अगर गांव के या शहर के, तो एक चीज जान लो कि अपने गांव में जो भी होता है ना, धान, जब धान का होता है, धान के कहते हैं कि लोग पुरा कहते, नहीं कहते हैं धान में, मतलब कि पूरा, या उसको कुछ भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना, प्याला वगैरह पता नहीं क्या क्या। तो उसको कहना कि पुरा में आग लगा, आग पुरा मतलब कि आग में, पुरा में आग लगा दी, या जैसे भी जलाते वैसे भी इनको ठंडों में, तो लिख देना आग पुरा, ठीक है ना। इसी तरह से याद करना, नहीं तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे। यही नहीं याद आएगा कि आग का आविष्कार किस में है, नव पाषाण का, पुरा पाषाण का, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज्यादा आने वाले हैं। अब एक होता तो एक तो याद कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे तो याद नहीं रहेगा। इसको बस आग पुरा ऐसे याद रख लो, आग पुरा, जहां आग का आविष्कार दिख जाए वहां पुरा पाषाण काल दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद करना, नहीं तो हिस्ट्री भी नहीं याद हो पाएगी किसी को भी। तीसरा नंबर पे आता है पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। अब पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है, क्वेश्चन ये भी बनता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है ना। पहिए का आविष्कार, पहिया
नया है भैया, पहिया कैसा है, नया। जहां भी आ जाए पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो कहना पहिया नया था। सबसे पहले जब हुआ था तो पहिया बिल्कुल नया था। तो पहिया पहिया नया था तो कब, नया, यानी कि नव पाषाण काल, नव था बिल्कुल, पहिया नया था, नवा था। कहते नहीं पहिया बिल्कुल नवा था, यानी कि नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है। आग पूरा आप लोग जान ही गए हो, बस याद करना जरूरी है, ना कि रट्टा मार के पढ़ लेना। 100 क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं याद होंगे, अगर मेरे आप पढ़ाए हुए 20 क्वेश्चन पढ़ोगे याद होंगे, फंसेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चौथा, चौथे क्वेश्चन की अगर बात करें तो आता है कि मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने जो घर बनाने की थी ना एक नीति कि घर कैसा होता है, मनुष्य ने घर, ऐसे याद लिख लो, मनुष्य ने घर, मनुष्य ने घर, मनुष्य ने घर, ठीक है ना, ऐसे लिख लो बस, मनुष्य ने घर, नव पाषाण काल, मनुष्य ने घर, नव पाषाण काल, यानी कि कुल मिला के मनुष्य ने घर, पहिया, यही चीज याद लिखना, मनुष्य ने घर, पहिया, नव पाषाण काल में, तभी याद हो पाएगा, वरना याद आपको नहीं हो पाएगा कुछ भी, क्योंकि मनुष्य ने घर बनाने की जो सीखा है ना वो भी नव पाषाण काल में ही सीखा आके। अब सबसे पहला पालतू पशु क्या था, पालतू पशु की बात करें, सबसे पहला मानव का पालतू पशु क्या था, तो मानव ने सबसे पहले पालतू पशु कुत्ते को बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले, सबसे पहले पालतू जानवर या पालतू पशु कुत्ते को बनाया, कुत्ते को बनाया, ठीक ना, कुत्ते को बनाया, इसलिए कुत्ता आज तक वफादार कहा जाता है, ठीक है ना, अगर जिसको ना पता हो तो लिख लो। मनुष्य ने सबसे पहले, पहला पशु किसको, तो आप लोग चक्कर पड़ जाओगे कि गाय के, हिरण, जब भैंस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग डाउट हो जाओगे, तो याद रखना कुत्ता, ठीक है ना, पहला पशु कुत्ता था अपना, ठीक है। मनुष्य ने घर, नव पाषाण काल में, मनुष्य पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में, ये स्टार्टिंग है। अभी देखना लास्ट में कितने इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट तो है क्वेश्चन, ये आने वाले क्वेश्चन है, लेकिन अब जो आता है ना हिस्ट्री, वो मॉडर्न हिस्ट्री आती है। मैं बताऊं, हिस्ट्री अब अधिकतर पूछे जाने लगी है, जो अच्छे एग्जाम होते हैं तो वो पूछने लगते हैं लगभग 1700-1800 ईस्वी के बाद, ठीक है ना। पहले क्या होता था, ईसा पूर्व के पूछे जाते थे ये क्वेश्चन, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ठीक है कि कभी भी कुछ भी आ सकता है। अब कृषि का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, और कृषि के आविष्कार की बात करें तो ये भी नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, कृषि का आविष्कार ये भी नव पाषाण काल। तो लिखते जाओ, आग पहिया घर कृषि, आग पहिया घर कृषि, आग पहिया घर कृषि, कहीं पे लिख लेना आग पहिया घर कृषि। अभी और आएंगे, मैं फिर और आपको ट्रिक से समझाता हूँ, ठीक है। कृषि का आविष्कार भी नव पाषाण काल में। 6 क्वेश्चन तैयार हुए, 7वां नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाऊंगा ना कि कुछ और। अच्छा, इनके जो जीविका का मुख्य आधार क्या था पूरा पाषाण काल में, तो वो था, अगर आपको वो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, शिकार था। अधिकतर बंदे जान रहे हूँ कि शिकार पूरा पाषाण काल में लोगों का जो जीवन, अपने लोग क्या खाते पीते थे, तो वो लोग खाते थे शिकार करके, तो शिकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। और मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था, ये चीज इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन लिख भी लो आईएमपी। मनुष्य ने सबसे पहले, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था, मैं इसीलिए लगा देता हूं जहां पर आपको समझ में आ जाए, तांबा का आविष्कार या प्रयोग किया था, ठीक है, तांबा। अभी बहुत चीजें आएंगी लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला हथियार क्या था, 8वां, ये क्वेश्चन ये भी है, मनुष्य द्वारा, मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल, इस्तेमाल लिख लो, पहला हथियार, पहला हथियार। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको अच्छे से। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, ठीक है ना। मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल पहला हथियार क्या था, कुल्हाड़ी।
स्टार्टिंग है अभी, स्टार्टिंग में आप लोग सिर्फ जानो कि हिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर क्लास आपको वन लाइनर अच्छी लग रही तो मुझे बताना, नहीं तो पूरी आपको डिटेल में लिख के बताऊं, पूरा हिस्ट्री जैसा रटवाऊं, ठीक है। मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल पहला हथियार कुल्हाड़ी था। और सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आने वाले हैं। नमा, क्वेश्चन नंबर अगर नमे की बात करें, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, देखो आईएमपी। कृषि का प्रथम उदाहरण, या कुछ भी लिख लो, प्रथम उदाहरण मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़ में मिला, ठीक है ना। मेहरगढ़, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ में मिला। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट जिस पे लिख जा रहा हूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके लिख लो। इंपॉर्टेंट हालांकि सब है, लेकिन जो मैं जिस पे ज्यादा टिक लगा रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ के आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोग सोचोगे सर ये क्या है क्वेश्चन, इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक नाम है भारतवर्ष, भारतवर्ष। अब ये पूछा जाएगा भारतवर्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, कि भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है। तो भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख, भारतवर्ष शब्द का उल्लेख, भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, ठीक है ना। इसको चीज आप लोग, भारतवर्ष शब्द, ये क्वेश्चन बहुत आता है, मैंने देखा कई बार रिपीट होता है। पता क्यों इसको मैं बार बार लिखा रहा हूं भारतवर्ष शब्द का प्रयोग? मुझे जहां तक याद है कि ये क्वेश्चन मैंने जो एग्जाम दिया था एक दो बार मैंने भी इसका सामना किया है, और शायद एक बार मैं गलत भी करके आया था, लेकिन आज के बाद आप लोग गलत नहीं करोगे। हाथी गुफा, हाथी गुम्फा होता है, गुम्फा अभिलेख, अभिलेख। मैं तो गलत कराया था एक बार सही करके आया, लेकिन आप लोग गलत नहीं करोगे। भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कंफर्म हुआ? इसी तरह से अगर आप लोग कंफर्म करते जाओगे अपने क्वेश्चन वन लाइनर में लिख के, तो कभी भी हिस्ट्री आपकी गलत हो ही नहीं सकती। रामायण जैसे पढ़ोगे 4 महीने में, कोई फायदा नहीं है। बस जो चीज आपको ऐसी अगर याद हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में क्या क्या आया? पहिए का आविष्कार आया, पहिए का आया ना, आया नवपाषाण काल में। देखो पहिए का आया, फिर मनुष्य का भी आया, मनुष्य का भी आया ना नवपाषाण काल में। और फिर नवपाषाण काल में कृषि भी आई, कैसे कृषि मान लो। उसके बाद नवपाषाण काल में क्या आया भाई? नवपाषाण में क्या तीन ही चीजें आई थी? नहीं, चौथी कुछ और भी होगी। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में, मनुष्य द्वारा सबसे पहला पालतू कुत्ता, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। नवपाषाण काल में कुछ और भी आया होगा, आई थिंक आना चाहिए। नहीं, तीन ही चीज आई है, कोई दिक्कत नहीं है, तीन चीज नवपाषाण काल की है। सही है। नवपाषाण काल में कुल मिला के ये तीन चीजें हैं, पीएम के, ठीक है ना। अगर नवपाषाण काल में क्वेश्चन आएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पक्का पता है, अभी आप लोगों को हल्के में ले रहे हो ना, बिल्कुल कंफ्यूज होने वाले हो कि नवपाषाण, पुरापाषाण काल या मध्यपाषाण काल, और अधिकतर बंदे गलत करके आते हैं। लेकिन आपको पीएम के लिखना है, पीएम के, इसको इसीलिए याद रखो नवपाषाण काल है, नव पीएम के नवपाषाण, ठीक है ना, नवपाषाण, नवपाषाण काल पीएम के। तो पी से भैया क्या आपका हो जाएगा? पहिया, पहिया ऐसे लिख देना, पहिया, ठीक है ना। और फिर एम से हो जाएगा मनुष्य, मनुष्य। कह देना पीएम के, पीएम के भैया, पीएम के, पीएम के है, ऐसे लिख दो, समझो। कैसे कृषि, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं। ये अधिकतर बंदे जो पढ़ तो लेंगे हिस्ट्री, लेकिन कभी गलत, देखो भले क्लास में टाइम में ले रहा हूं इसीलिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं, बस सीधे सीधे आता, 1 सेकंड में क्वेश्चन करा के चला जाता, तो कोई उसका मतलब नहीं निकलता जब तक आपको याद ना हो जाए, बहुत अच्छे तरह से माइंड में ना भरे। अभी बहुत टाइम है, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत टाइम है, अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ो। अगर टाइम कम होता तो मैं भी बहुत स्पीड से पढ़ाता, कि एक दिन में 100 नहीं 200 क्वेश्चन करवा देता, लेकिन भले 20 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको याद करवाऊंगा। तो पीएम के नवपाषाण काल में, ये आप रखना, नवपाषाण, पीएम के नवपाषाण काल,
नव पाषाण काल की एक ट्रिक है पीएम के, पहिया मनुष्य कृषि यहीं से मिलती है, ठीक है, पहिया मनुष्य कृषि। और आग पूरा आपको जान ही रहे हो, पूरा पाषाण काल आग। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, तब तक फिर आगे बढ़ते हैं। इन 10 क्वेश्चन मैंने टाइम भले हालांकि ज्यादा लिया हो, लेकिन आपको इन 10 क्वेश्चन में सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिल रहा क्वेश्चन इस तरह से क्लास अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इनको मिटा के आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री इसी तरह मैं कंप्लीट कराऊंगा, अगर आप लोगों को पसंद आई आज क्लास तब, ना तो कोई बात नहीं है ना। आगे बढ़े। और ये बेसिक है, अगर जिसने हिस्ट्री स्टार्टिंग से की होगी तो उसके लिए बेसिक से है, जो पढ़ चुका है अब तक। तो ये चीज बेसिक है, बिल्कुल बेसिक शुरुआत की चीज है। अभी तो बहुत हार्ड चीज आएगी जो याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये तो बंदे याद कर लेंगे अधिकतर, लेकिन अभी बहुत चीजें आने वाली हैं जो याद होने की तो भैया बिल्कुल नाम ही मान लो। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल क्या थी? 11, मनुष्य द्वारा बोई गई पहली फसल, पहली फसल। और पहली फसल क्या थी? आप सब लोग ना जान रहे हो तो जान लो, गेहूं। गेहूं, ठीक है ना, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल गेहूं है। 12वां नंबर। याद भी तो आपको करवाना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिख लो, फिर इसके बाद यहां से खत्म करते हैं, फिर वेद पे चलते हैं, क्योंकि इसके बाद वेद स्टार्ट होते हैं। एक रोमिला थापर था, रोमिला थापर, रोमिला थापर, रोमिला थापर। इन्होंने गेहूं, मतलब इन्होंने लोहा, लोहा का आविष्कार, लोहा ने, रोमन थापर ने लोहा 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, मतलब 800 ईसा पूर्व होने की संभावना इन्होंने जताई थी। कौन? रोमिला थापर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 800 ईसा पूर्व लोहे की संभावना किसने जताई थी, तो आरंभ हुआ था, इनका ऐसा मानना था, ठीक है ना, लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व इनका मानना था कि प्रयोग, इसका उपयोग हुआ था। इनका उपयोग कुछ भी लिख लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उपयोग हुआ था, रोमिला थापर कहना था। अब वेद आते हैं। अब ये 12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपने लिख लिए। अब वेद, अब वेद पे चलो, वेद पर। और वेद आपके क्या कहते हैं आप सभी को पता है, वेद 4 होते हैं, और जिसको ना पता वो लिख लो। और वेद का अर्थ शाब्दिक ज्ञान होता है, सभी को पता है। वेदों की संख्या जो इंपॉर्टेंट है वही लिखो, ज्यादा फर्जी मत लिखो। वेदों की संख्या, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या सबको पता है 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सभी को पता है, अर्थवेद, समावेद, सब पता है ना, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद ही कहो तो ऋग्वेद पहले कंफर्म कर लो कि ऋग्वेद क्या है। या आप एक काम करते हो, सब पहले लिख लो। दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, अथर्ववेद है ना, चौथा अथर्ववेद। ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, लेकिन अब पता क्या है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसीलिए सोच सोच के बहुत ज्यादा, अथर्ववेद होता है, अथर्व। मैं क्वेश्चन इसीलिए बहुत ज्यादा सोच सोच के आपको लिखा रहा हूँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन लिखाया जाए, कौन सा क्वेश्चन नहीं लिखाया जाए, ज्यादा भी नहीं लिखाना है, कम भी नहीं लिखाना है। तो इस तरह से मैं लिखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को हड़े ना, कुछ भी चीज होती है ना, अगर क्या फायदा है वो चीज पढ़ो जो कभी आए ही ना, और क्या फायदा है वो चीज ना पढ़ो जो आए और आप लोग पढ़ के ना जाओ। तो ऋग्वेद सबसे पहले लिख लो, और ऋग्वेद में जो इंपॉर्टेंट बात है सबसे ज्यादा पहले वो लिख लो। ये सबसे प्राचीन वेद है, सभी को पता है, ये सबसे प्राचीन वेद यही है, ये सबसे प्राचीन है, ये सबसे प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तब आप बताओगे ऋग्वेद। वेदों की संख्या भैया कोई नहीं पूछने वाला, इतना हलवा क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। वेदों की संख्या 4 है, हर कोई जान रहा है, इतना हलवा क्वेश्चन थोड़ी नहीं पूछेगा। पूछ भी लिया तो एक शिफ्ट में आने का है। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है, ये पूछेगा क्वेश्चन सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। वो अंदर से जाता है, अंदर से डीपली कुछ पूछता है, तब यही पूछता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तब आप कहोगे ऋग्वेद। याद होगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। याद कर लो, अगर ना हुआ हो तो याद कर लो। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति, इतना ही याद कर लो, 10 मंडल,
1028 सुक्तियां बोलते हैं जिसे, या सुक्ति बोल दो, 1028 सुक्ति और 10,400 कुछ समथिंग, 10,462 रचनाएं हैं, तो ठीक है, 10,462 रचनाएं, रचना है, ठीक है, ये चीज बस लिख लो इसकी। ऋग्वेद में 10 मंडल 1,000 सुक्तियां, जहां तक ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल कितनी रचनाएं हैं, तब आप लिखोगे 10 मंडल 1,028 सुक्ति हैं, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग है इतिहास की, ये स्टार्टिंग है, और आज पूरी क्लास स्टार्टिंग ही है। और कोई खास इसमें नहीं है जो कि आपको मैं लिखाऊं, कोई फायदा नहीं। हाँ, ये एक चीज लिख लो, गायत्री मंत्र, ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। गायत्री मंत्र, देखो गायत्री मंत्र आप सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, इसमें आपको बस क्या लिखना याद है, पूरा मत याद लिखो। इसका उल्लेख तो ऋग्वेद में ही है तथा सावित्री को समर्पित है। ये सावित्री को समर्पित है, सावित्री मैया आप सभी लोग जान ही रहे हो। ये ऋग्वेद में, पहली बात तो इसके 3 चीजें लिखो, ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, और इनके जो रचयिता हैं बोले तो वो विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र, जो इनके रचयिता हैं वो विश्वामित्र, और किसके लिए समर्पित है, तो अपनी सावित्री देवी के लिए, ठीक है ना, सावित्री के लिए, सावित्री के लिए। ये चीज बस याद कर लो, सावित्री के लिए समर्पित है, यानी गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, विश्वामित्र ने इसकी रचना की है, सावित्री के लिए समर्पित है। 3 चीजें बस याद कर लो, और अन्यथा कुछ भी ना याद करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कुछ मत लिखो, क्योंकि लिखने को तो बहुत कुछ है लेकिन आने का कुछ भी नहीं है। अब दूसरा चलो यजुर्वेद पर, क्योंकि इसमें लिखते जाओगे बहुत है, ऐसे हिस्ट्री नहीं कभी भी कवर कर पाओगे आप। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या होता है, यजुर्वेद में कुछ भी नहीं है, बस इतना सा याद रखना, ये वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। ये वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, दोनों में लिखा गया है। मतलब कि कौन सा, यजुर्वेद, यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आईएमपी क्वेश्चन डाल लो यहां पर भैया, गद्य, और सबसे प्राचीन ये भी आईएमपी है यहां पर। पूरा का पूरा मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, यजुर्वेद। अब यजुर्वेद कैसे याद रखोगे, यजुर्वेद आप आज से याद लिख लो, अजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजु 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 दोनों, यजु दोनों, यजु दोनों, यजु दोनों, यानी कि जहां पर आपको लग जाए यजु वहां लिख दो दोनों, यजु दोनों, दोनों यजु, दोनों यजु, दोनों युग, दोनों यजु, दोनों यजु, जहां दोनों यजु दिखेंगे तो वहां आपको गद्य व पद्य याद आने चाहिए कि गद्य पद्य यानी दोनों इसी में लिखे जाते हैं, गद्य व पद्य यजुर्वेद में। कन्फर्म हुआ। और अगर यजुर्वेद में चाहो तो इसमें कुछ भी ना लिखो, कोई ही दिक्कत नहीं है, इसके 2 भाग हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। तीसरा सामवेद पे आ जाओ, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से सामवेद, जो स्टार्टिंग है, बिल्कुल हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। जितनी भी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा एक भी क्वेश्चन छूट के जाए तब आप लोग कहना कि सर एक भी मेरा क्वेश्चन छूट गया। और हिस्ट्री इतना ज्यादा मैनेज कर दूंगा ना, जहां पर 10,000 क्वेश्चन है मैं उनको काट पीट के 2500 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको। और मैं कह रहा हूं गारंटी से कि 7500 क्वेश्चन ना पढ़ाऊंगा जो वो आने के नहीं है, फर्जी वाले क्वेश्चन आप लोग खाली याद करोगे। जो 2500 पढ़ाऊंगा मलाई तो इसी में है, 8 क्वेश्चन आए या 10 इसी में फंसने हैं, जो मलाई है उसमें से पढ़ो। अब सामवेद की इसकी खासियत क्या है, ये वेद संगीत की जानकारी मिलती है, यानी संगीत, इस वेद को संगीत का जनक कहते हैं, ठीक है ना, इसे संगीत का जनक कहते हैं, सामवेद को, इसको संगीत का जनक कहते हैं। अब देखो कितना अच्छी, मैं एक बात बताऊं, संगीत का जनक कहते हैं, संगीत का जनक कहते हैं भैया, सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद, आईएमपी, वेरी आईएमपी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉप, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सामवेद को संगीत का, मैंने खुद एग्जाम दिया था शायद पेट का, उसमें पूछा था कि सामवेद को मतलब कि संगीत के लिए किस वेद के, मतलब संगीत
संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? इस टाइप से क्वेश्चन आया था, चारों मिल गए। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, हमें भी ना पता भैया, पढ़ के गए नहीं थे और ध्यान भी नहीं था। हिस्ट्री 2018 में पढ़ी थी तो मुझे ध्यान भी नहीं था, और डायरेक्ट अभी पिछले साल दिया था शायद पेट का एग्जाम। तो मैं कहा यार क्या लगाऊं, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो तो मुझे ध्यान आ गया। वही सॉन्ग से जब मैं याद करता था, साम वेद या नाम से श्याम वेद, मतलब कि आज से याद कर लो, आपका एक दोस्त है साम वेद, जिसे संगीत बहुत पसंद है। साम वेद को संगीत बहुत पसंद है, ठीक है ना। कहते नहीं शाम, शाम को, या लिख लो शाम को आपको बहुत संगीत पसंद है, यानी कि शाम हुई तो आपको संगीत सुनना ही सुनना है। शाम को आपको संगीत पसंद है, यानी कि शाम के टाइम आपको संगीत सुनना पसंद है, संगीत पसंद है। तो शाम संगीत, शाम संगीत, यजुर्वेद दोनों, यानी गद्य व पद्य, गायत्री सबसे प्राचीन, वो ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, शाम संगीत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इसको लिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ लिख लो लिख लो। इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ भी लिख लो, कोई मतलब नहीं है। अथर्ववेद, एक और लिख लो अथर्ववेद, चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद की क्या खासियत है? अगर कोई खासियत है तो लिख लो, नहीं तो नहीं। हाँ ये सही है। पता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें जादू टोना, क्वेश्चन ये सबके आए हैं। जादू टोना, यूपी पुलिस में भी आए थे, जादू टोना और चिकित्सा, जादू टोना चिकित्सा सब इसी में है। जहां जादू टोना, और अधिकतर पूछा जाता है जादू टोना, जादू टोना के लिए कौन सा वेद सबसे हिट या सुपर हिट या जो भी है, कौन सा वेद है जादू टोना के लिए? तो वो है अर्थवेद। हमारा अथर्ववेद पता है जादू टोना के लिए बना है। भाई तो कैसे कहोगे कि हमारा जो है जादू टोना, विवाह तथा प्रेम का भी उल्लेख मिलता है, तंत्र मंत्र विवाह तथा प्रेम, तंत्र मंत्र विवाह, विवाह 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 प्रेम, यानी कि ये सब चीज इसी में मिलती है। तो अधिकतर पूछा जाता है जादू टोना तंत्र मंत्र, चिकित्सा विवाह नहीं पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है जादू टोना तंत्र मंत्र। अर्थवेद, लेकिन आपको सब याद रख लो कि विवाह हो चाहे चिकित्सा, जादू टोना तंत्र मंत्र, अथर्ववेद, यानी कि हम अर्थ निकाल के आपको जादू टोना निकाल सकते हैं, आपको जादू टोना कर सकते हैं, दिखा सकते हैं अर्थ निकाल के, ठीक है। हमें अर्थ पता होना चाहिए, हम जादू टोना दिखा सकते हैं। सामवेद, शाम को संगीत पसंद है। यजुर्वेद, यजु में मतलब कि गद्य पद्य दोनों में लिखा जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, विश्वामित्र ने इसकी रचना की है, सावित्री के लिए समर्पित है। ऋग्वेद में ये सबसे प्राचीन वेद है, 10 मंडल, 1028 उक्तियां, 10,462 रचनाएं हैं। वेदों की संख्या 4 है। वेद यहाँ पर कंप्लीट हुए, वेद इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन और लिख लो, फिलहाल मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं तो उनको तो हल्के में बिल्कुल ना लो, क्योंकि अधिकतर यूपी पुलिस कांस्टेबल में रिपीट क्वेश्चन काफी होते हैं। चाहे कोई सी वैकेंसी उठा लो, रिपीट क्वेश्चन बहुत होते हैं। क्या फायदा है आपका, कोई भी क्वेश्चन छूटे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहते हैं, नोट कर लो। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहते हैं, यानी अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ब्रह्मा वेद आ जाए कि ब्रह्मा वेद किस वेद को कहते हैं तो आप लोग नहीं बता पाओगे, वेद इतना छोटा है, मैंने शॉर्ट में कर दिया वेद, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने का। तो पूछेगा ब्रह्मा वेद किस वेद को कहते हैं, तो अर्थवेद को, ठीक है ना भैया, ब्रह्मा है तभी अर्थ है हमारे। अब इसको कर लो यहीं पर समाप्त। अब क्वेश्चन फिर से आ जाओ अपने लोग, स्टार्ट कर लो। कितने क्वेश्चन हो गए थे? कितने भी हो गए फिलहाल, 13 14 15 से स्टार्ट कर दो, चाहे 15वां नंबर क्वेश्चन लिख लो, ऐसे इस हिसाब से लिख लो, ठीक है। अब इसमें लिखो पुराणों की कुल संख्या कितनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पुराणों की कुल संख्या, पुराणों की कुल संख्या वो कितनी है? 18। पुराणों की कुल संख्या 18। देखो हिस्ट्री क्या है अपने आप ही पढ़ सकते हो, लेकिन याद नहीं होगी। मैं कह रहा हूं जब क्लास आप लोग देखोगे ना अच्छे से, तब क्लास में ही याद होता है, तभी अच्छा लगता है कि कोई बंदा अगर आपको बताए एक चीज, फिर आप लोग एक बार सुनो, फिर एक बार खुद पढ़ो, एक बार प्रैक्टिस करो, फिर एक बार क्वेश्चन आंसर लगाओ, तो क्वेश्चन कहीं से छूटने वाला नहीं होता है। पुराणों की संख्या 18, पुराणों की संख्या 18। भैया पुराने हो आप 18 लोग, ठीक है ना, लिख के ले लो कि आप लोग 18 के 18 पुराने हो। पुराने कितने लोग हैं? 18।
18 लोग आज से क्या हो गए, पुराने, तो पुराणों की संख्या 18। जब क्वेश्चन आता है ना 17, 18, 19, 20, तब पुराणों की संख्या याद आती है कि यार क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पुराणों की संख्या 18, पुराने कितने लोग हैं, 18। अब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लंबी लंबी खींचने पड़ेंगी क्लासेस, तभी हिस्ट्री कंप्लीट हो पाएगी। हाँ, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। 16वां। पुराणों में सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन पुराण। जैसे उसमें पूछा गया वेद कौन सा प्राचीन है, तो वो हम तो ऋग्वेद कर दोगे। अब पुराणों में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीन, तो मैंने बता दिया मत्स्य पुराण, पुराण, ठीक है ना। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन कौन सा है, मत्स्य पुराण। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है मत्स्य पुराण वाला, ये आईएमपी लिख लो इसको भी। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। जितने भी लिखा रहा हूँ सब सभी के सभी आईएमपी हैं, लेकिन अब सबको भी लिखा तो सब आईएमपी रहा हूँ, क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखा रहा हूँ, लेकिन क्या है फिर भी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन ये है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। टेंशन ना लो, हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत टाइम है अभी यूपी पुलिस के लिए, पेट में हालांकि समय भले कम हो, लेकिन यूपी पुलिस में तो बहुत ही समय है। तो आप लोगों का क्वेश्चन एक भी नहीं जाना है, और टारगेट रखो यूपी पुलिस 100% आपको मिलने का है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाओ, जो क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर मैं वही लिखाऊंगा आपको, अच्छे से क्वेश्चन लिखाऊंगा। अर्थशास्त्र, आपने देखा कि अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक या लेखक या रचयिता, वो किस तरह से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो लेखक इसके हैं चाणक्य, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, अर्थशास्त्र चाणक्य। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पढ़े हुए होंगे। अच्छा, क्वेश्चन यहीं पर के नहीं, 3 क्वेश्चन और पढ़ दो, 20 तक कंप्लीट कर लो। हालांकि बीच में जो भेद आए वो तो आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे, वो तो क्लियर हो ही गए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, आज तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि चाणक्य के 2 नाम कौन से हैं, कि कई इनके कई नाम बदल के आते हैं, जो लोग आप सब कंफ्यूज होते हैं। चाणक्य के 2 नाम, चाणक्य के अन्य 2 नाम, अन्य 2 नाम। आज से आपको ये कंफ्यूजन दूर होगी, क्योंकि ये कंफ्यूजन मुझे भी बहुत दिन तक चली थी, तो आप लोगों को तो पक्का चलती होगी। विष्णुगुप्त और कौटिल्य, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, कौटिल्य। चाणक्य के 2 नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य थे, ठीक है ना। इनके 2 नाम और थे, चाणक्य जहां पे दिख जाए या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तो भैया अर्थशास्त्र के यही होने वाले हैं। और हमेशा लोग बोलते हैं कि कौटिल्य कौन है, चाणक्य कौन है, विष्णुगुप्त कौन है, किसी कुछ नहीं अभी तक आइडिया था। तो इस क्लास से आइडिया ले लो कि चाणक्य ही वो 2 नाम है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। आज के बाद ये क्वेश्चन कभी भूलना मत, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। चाणक्य के 2 अन्य नाम क्या थे, विष्णुगुप्त और कौटिल्य थे। चाणक्य के 2 क्या नाम थे, विष्णुगुप्त और कौटिल्य थे। 19वां क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बिल्कुल लिखाऊंगा। जो आने वाले क्वेश्चन है बस वो ही लिखो। पुस्तक आ रही है, ये पुरानी पुस्तकें हैं इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, वरना लिखाता नहीं। राज तरंगणी, राज तरंगणी, तरंगणी के लेखक, राज तरंगणी के, राज तरंगणी क्या है पहले आप लोग ये भी जान लो, पुस्तक है ये, पुस्तक के लेखक, राज तरंगणी पुस्तक के लेखक। भैया इसके लेखक, और एक और आएगा जो कि किताब आपके लिए वो भी बहुत फेमस है। इसके तो पहले लिख लो कल्हड़, कल्हड़, फिर अभी आपको याद कराता हूँ कल्हड़। और एक पुस्तक और है मुझे जो अष्टधामी, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 20वां क्वेश्चन है अष्टधामी, अष्टधामी, अष्टधामी पुस्तक के लेखक, अष्टधामी पुस्तक के लेखक कौन है भैया, पाणिनि, पाणिनि। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आया अब तक, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अष्टधामी के पाणिनि। और अगर राज तरंगणी की बात करें तो कल्हड़, राज तरंगणी, तरंगणी कल्हड़, बिल्कुल कल्हड़ है तभी तरंगणी है, राज तरंगणी। अष्टधामी, अष्टधामी पाणिनि, यानी कि अष्टधामी पाणिनि,
पाड़नी अष्टधामी। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों ये 20 के 20 और प्लस इसमें जो वेद आए थे वो आप लोग अच्छे से लिखना। ठीक है ना, ऐसे नोट्स बनाना कि जो भी आपको समझ में आए आप लोग याद कर सको। और जो मैं हिस्ट्री आज से लिखाता जाऊंगा वो लोग आप याद करते जाना। हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आएंगे 8 10 जितने भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कभी गलत नहीं करोगे, गारंटी हमारी है। बस आप लोग प्रैक्टिस इतनी अच्छी करना कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। मेरे हिसाब से कोई आप पर प्रेशर नहीं आ गया कि ये 20 क्वेश्चन आपको याद नहीं हो पाएंगे, 100% याद होंगे। और आधे घंटे अगर क्लास को ऐसी समय पर डे दोगे तो 20 क्वेश्चन ना 20 30 40 50 क्वेश्चन जितना हो सके उतना करवाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट करवाऊंगा जो भी करवाऊंगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी इसको कमेंट में जरूर बताएं कि इस तरह से पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, जय हिंद।